जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखते हैं वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन। ठीक, आज वर्ण विक्षेपण भी समझेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है और वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है। ये तीनों टॉपिक हम समझेंगे और साथ में आपके लिए एक स्पेशल टेबल देंगे हम, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको देंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में आती हैं। कंपटीशन में भी पूछा जाता है, नॉर्मल परीक्षा में भी पूछा जाता है, बट भूल जाते हैं। जैसे कि किस कलर का क्रांति कोण सबसे अधिक होता है, किस कलर का क्रांति कोण सबसे कम होता है, किस कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है, किसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, किस कलर का फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है, किसके लिए फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, किसके लिए विचरण कोण सबसे अधिक, किसके लिए विचरण कोण सबसे कम, किसके लिए अपूर्णांक सबसे अधिक, किसके लिए अपूर्णांक सबसे कम, किसकी चाल सबसे अधिक होती है, किसकी चाल सबसे कम। ये सब बहुत परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, लेकिन याद नहीं होता। वो याद भी मैं करवाऊंगा अंत में, ठीक, जादुई तरीके से। ओके, ठीक। और अभी वर्ण विक्षेपण समझेंगे। और पिछली क्लास में हमने लेक्चर नंबर 24 में आपको एक 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, जिसमें पहले का उत्तर लोगों को गलत आ रहा है। पहला क्वेश्चन सामान्य प्रिज्म का क्वेश्चन है, सिंपल ढंग से आ जाएगा। आज मैं उसे भी लगा दूंगा यहाँ, ठीक। तो आइए इस पर बात करें। वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण पहले बात करते हैं, फिर क्षमता की भी बात करेंगे। वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण मतलब क्या होता है? यहाँ वर्ण का मतलब है, सीधी सीधी बात है, रंग। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। और विक्षेपण का मतलब क्या होता है? सर, विक्षेपण माने विभक्त होता है, विभक्त होना। और क्या होता है? अलग अलग करना, अलग अलग करना। और क्या होता है? टूटना। ये सभी बातें क्या हैं? विक्षेपण का मतलब होता है। वह रंग, वर्ण मतलब रंग, और विभक्त होना, अलग अलग होना, टूटना। अर्थात रंग क्या होगा? अलग अलग होगा, या विक्षेपित होगा, या टूटेगा। ठीक, तो देखिए, रंग अलग अलग कब होगा? जब रंगों का मिश्रण होगा। बहुत से रंग एक साथ मिले होंगे तब ना अलग अलग होगा। तो बहुत से रंग एक साथ मिले कहाँ हैं? श्वेत प्रकाश में। श्वेत प्रकाश जो सनलाइट होता है, सनलाइट, इस श्वेत प्रकाश में व्हाइट लाइट भी कह सकते हैं, सनलाइट भी कह सकते हैं। सूर्य से आने वाला लाइट व्हाइट होता है। तो इसमें क्या होता है? 7 कलर होते हैं। ठीक, अब इन 7 कलर को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो उन्हें वो अलग अलग कर, श्वेत प्रकाश में कितने कलर हैं? 7 कलर। जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म उन 7 कलर को अलग अलग कर देता है। ठीक है, और इस फिनोमिना को, इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, मतलब वो रंगों का अलग अलग होना। तो रंग जब कई रंगों के मिश्रण होंगे, जब उन्हें प्रिज्म से गुजारेंगे तो फिल्टर कर देगा, उनको अलग अलग मोड़ देगा। क्यों? क्योंकि हर रंग के लिए अपूर्णांक अलग अलग होता है। ठीक, तो आइए देखते हैं। चलिए, ये प्रिज्म है और इस पर हम कोई व्हाइट लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं। ये श्वेत प्रकाश आके इस पर इंसिडेंट हो रही है। कैसा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म पे आके इंसिडेंट हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा आपको हम बताएं तो ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा। और जाने का रास्ता क्या होगा इसके? जाने का रास्ता सर ये है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि कोई भी किरण जाने वाले रास्ते से अभिलंब को झुकेगी, क्योंकि हवा से कांच का प्रिज्म है या किसी का प्रिज्म है, तो हवा से जा रहा है तो सघन ही, विरल से सघन में जा रहा है, और विरल से सघन में जाने पर अभिलंब को झुकता है किरण। तो ये श्वेत प्रकाश जा रहा है और श्वेत प्रकाश में अपने आप में वो कई कलर को रखे हुए हैं, तो हर कलर के लिए अपूर्णांक अलग अलग होता है। तो अलग अलग अपूर्णांक के कारण इसमें जो रंग हैं उन्हें अलग अलग तोड़ देता है। कौन? प्रिज्म। तो झुकेगा कहाँ? झुकेगा, ध्यान देना। तो ये जाने का रास्ता है, ये अभिलंब है, इन्हीं के बीच में 7 कलर होंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे ज़्यादा जो विचलित होने वाला कलर है वो होता है बैगनी। सबसे ज़्यादा कौन विचलित होता है? बैगनी होता है। सबसे कम कौन विचलित होता है? रेड होता है। हैं, और भी कलर देख लो। सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला कौन है जी? बैगनी है। और सबसे कम विचलित होने वाला कौन है? रेड है। इस प्रकार 7 रंग में ये टूट जाएंगे। देख लो कितने रंग होते हैं,
3 2 5 6 हो गया, एक कलर और। अब ध्यान देना, इस जाने वाले रास्ते और अभिलंब के बीच में ही होने चाहिए सब कलर। अब ये नहीं कि जगह ना हो तो कहीं और ले लें, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इन्हीं के बीच में होंगे सातों कलर, ठीक। अब इस पृष्ठ से टूटकर यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से इनको बाहर निकलना है, तो बाहर निकलेंगे तो भी विचलित होंगे और इन्हें पर्दे पर हम प्राप्त कर लेंगे। इन्हें कहाँ प्राप्त कर लेंगे? पर्दे पर। फिर पिछली क्लास में हम प्रिज्म में बताए थे कि जब प्रिज्म से कोई किरण गुजरती है तो इस तरह से जाकर नीचे की ओर मुड़ती है। एक ये गई, दूसरी ये गई, तीसरी ये गई, चौथी ये गई, देखो नीचे की तरफ मुड़ रही है, पांचवी ये गई, छठी ये गई और सातवीं ये गई, ठीक है। तो 7 रंग आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ मिल रहा है? पर्दे पर। पर्दे पर कितने कलर मिल रहे हैं? 7। अब सातों कलर, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड मिलता है। ये पर्दा है, स्क्रीन, पर्दा, स्क्रीन, ठीक। और ये प्रिज्म का आधार है और ये क्या है सर? ये शीर्ष है, शीर्ष है। तो आपने देखा कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर झुकता हुआ अपने 7 अवयवी रंग जो उसके अंदर थे उसमें क्या होता है? टूट जाता है या विभक्त हो जाता है। जो क्या है? वो V माने वायलेट है, I मतलब इंडिगो है, B माने ब्लू है, G माने ग्रीन है, Y माने येलो है, O माने ऑरेंज है, R माने रेड है। अभी हम लिख देते हैं। तो इन सातों को हम पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। अब इस घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। देखो वर्ण रंग टूट गया कि नहीं? तो रंग श्वेत प्रकाश गया और श्वेत प्रकाश में जितने कलर थे उनको ये विभक्त कर दिया प्रिज्म, प्रिज्म ने अलग अलग कर दिया, ठीक। और इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब चाहो तो ये हटा सकते हो अभिलंब, कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए किया था, ठीक। तो जाने का रास्ता भी हटा सकते हो, जाने का रास्ता भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए आपको बताया था। तो ये साफ सुथरा आपके लिए चित्र हो जाएगा जो कि आपको एग्ज़ाम हॉल में बनाना होता है कि श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक। अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। नाम से ही क्लियर है, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा ज़रा समझिए। क्वेश्चन ये बनेगा कि पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों का क्रम प्रिज्म के आधार की ओर से बताओ, प्रिज्म के शीर्ष की ओर से बताओ, ठीक। ऐसा पूछ सकता है। पूछ लेगा प्रिज्म के आधार की ओर से सबसे निकटस्थ रंग कौन सा है? वायलेट है। सबसे दूरस्थ रंग कौन सा है? लाल है, रेड है। अच्छा, प्रिज्म के शीर्ष की ओर से निकटस्थ रंग कौन है? तो रेड है। दूरस्थ रंग कौन सा है? वायलेट है। प्रिज्म के शीर्ष की ओर से रंगों का क्रम बताओ, प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों का क्रम बताओ। कौन सा कलर सबसे ज़्यादा विचलित हुआ है? बैगनी। कौन सा कलर सबसे कम विचलित हुआ है? रेड। किसका विचलन कोण सबसे अधिक होगा? बैगनी का। किसका विचलन कोण सबसे कम होगा? रेड का। किसके लिए अपूर्णांक सबसे अधिक होगा? वायलेट के लिए, तभी तो मोड़ा है इतना। किसके लिए अपूर्णांक सबसे कम होगा? रेड के लिए। ये सभी चीज़ें मैं अभी समझा दूंगा और याद भी करा दूंगा, इसका टेंशन न लीजिएगा आप, पहले आप समझते रहिए। अच्छा, अच्छी बात है सर। तो अगर हम यहाँ कहें कि पर्दे पर प्राप्त 7 रंग जो हैं इन्हें क्या कहते हैं? तो पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। और अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम कहते हैं। सर अंग्रेजी में स्पेक्ट्रम कहते हैं तो हिंदी में तो कुछ और कहेंगे। जी हाँ, स्पेक्ट्रम हिंदी में लिखते हैं लेकिन इन्हें कहते हैं वर्णक्रम। शुद्ध हिंदी इसका क्या है? वर्णक्रम, ठीक। स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम। तो स्पेक्ट्रम में निचला सिरा क्या होता है, ऊपरी सिरा क्या होता है? ऐसे भी सवाल पूछता है कि स्पेक्ट्रम के सिरे क्या होते हैं, तो बैगनी और लाल। स्पेक्ट्रम के सिरे बैगनी और लाल होते हैं, या लाल और बैगनी। तो ठीक समझ में आया क्या होता है वर्ण विक्षेपण? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, इससे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं,
पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम का एक सिरा बैगनी तथा दूसरा सिरा लाल होता है। एक सिरा बैगनी तथा दूसरा सिरा लाल होता है। प्रिज्म के आधार की ओर से निकटस्थ रंग बैगनी, दूरस्थ रंग लाल है। प्रिज्म के शीर्ष की ओर से निकटस्थ रंग लाल, दूरस्थ रंग बैगनी है। प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों का क्रम क्या होगा? विबग्योर होगा। देखो विबग्योर होगा, विबग्योर होगा। देखो नीचे से ऊपर जाते समय क्या है? विबग्योर। और जैसे जैसे विबग्योर जा रहा है आप देखोगे वेवलेंथ बढ़ रहा है। सबसे कम वेवलेंथ क्या होता है? 3900 एंगस्ट्रम दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट का। सबसे अधिक कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रम इसका होता है, रेड का तरंगदैर्घ्य। और जैसे जैसे आगे जाओगे वेवलेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बढ़ता है। ठीक, सबसे कम वायलेट का होता है, सबसे अधिक रेड का होता है। देखिए सामने पड़ा हुआ है क्या? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। वर्ण अब समझा चुके हैं, वर्ण मतलब रंग और विक्षेपण माने अलग अलग, अर्थात अलग अलग हो गया श्वेत प्रकाश। तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इन 7 रंगों को कहाँ प्राप्त करते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं। पर्दे पर प्राप्त इन 7 रंगों के समूह को, इसको समूह को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, स्पेक्ट्रम का एक सिरा क्या है? बैगनी, दूसरा सिरा लाल है। ये सब बातें हमने समझा दिया है। अब प्रिज्म के आधार की ओर से रंग का क्रम क्या होगा? विबग्योर, ये पूछा जाता है, क्रम है। ठीक, प्रिज्म के आधार से निकटस्थ रंग बैगनी, दूरस्थ रंग लाल है। अब प्रिज्म के शीर्ष से भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, रंगों का क्रम भी लिख सकते हैं और निकटस्थ और दूरस्थ रंग भी लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ देखिए वी का मतलब है वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी। आई का मतलब इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। ठीक, जामुनी यहाँ है। और ब्लू, बी का मतलब ब्लू, ब्लू माने आसमानी नीला। जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन माने हरा। वाई का मतलब येलो, येलो माने पीला। ओ मतलब ऑरेंज, ऑरेंज माने नारंगी। और आर मतलब रेड, रेड मतलब लाल। ठीक, ये 7 रंग हैं जो सामने, उनका क्या मतलब होता है? हकीकत ये है कि ये तीनों प्रकार के नीले हैं। वो ये है बैगन की तरह नीला, ये इंडिगो जामुन की तरह नीला, और बी मतलब ब्लू आसमान की तरह नीला। ये तीनों नीला हैं। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये इसके बाद ग्रीन है, येलो। अब इसके मध्य में कौन कलर आएगा? अगर आप ये पूछें कि सर इसके मध्य में कौन कलर आएगा, तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है ये पूरा इसका वेवलेंथ बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में कलर अगर देखो सबसे कम वेवलेंथ इसी का है। किसका? ए, इसका लेमडा बैगनी 3900 एंगस्ट्रम होता है। कितना? 3900 एंगस्ट्रम। और सबसे अधिक क्या होता है? लेमडा आर, ये कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रम। 7800 एंगस्ट्रम। क्यों? क्योंकि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रम होता है, आपको पता है। तो श्वेत प्रकाश जो गया वो दृश्य प्रकाश ही है। अब सबसे कम लेमडा वायलेट बैगनी का 3900 एंगस्ट्रम और रेड का 7800 एंगस्ट्रम। मतलब लेमडा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब ऊपर जा रहे हैं लेमडा इंक्रीज हो रहा है, अच्छी बात है। सबसे अधिक लाल का, सबसे कम बैगनी का। और इसके बीच में कौन सा कलर आएगा? तो बीच में अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ये 3 कलर ऊपर, रेड ऑरेंज येलो ऊपर हो गया और वायलेट इंडिगो ब्लू नीचे हो गया, बीच में तो ग्रीन आ गया। लेकिन ग्रीन बीच में नहीं है। ठीक है, ग्रीन बीच में नहीं आता। बीच में कौन सा कलर आता है? वेवलेंथ इन दोनों जोड़ दो और 2 का भाग कर दो तो पता चल जाएगा बीच में वेवलेंथ कौन सा कलर का आएगा। ठीक है, तो जोड़ कर दिखाता हूँ मैं यहाँ। 3900 एंगस्ट्रम प्लस 7800 एंगस्ट्रम अपान 2। 3900 एंगस्ट्रम सबसे कम वायलेट का, सबसे अधिक रेड का, और अपान 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो जोड़ो, इससे जोड़ो कितना होगा? यहाँ हम नीचे ही कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा 0 0 8 9 8 17 7 3 10 1 11 अपान 2। तो आ जाएगा आपका 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 पंचे 10, इतना एंगस्ट्रम। कितना? 5850 एंगस्ट्रम, मतलब 5850 एंगस्ट्रम। 5850 एंगस्ट्रम किसका है पता है? 5600 से लेकर 6000 तक येलो लाइट का होता है। ठीक, और 5600 के नीचे ग्रीन होता है। 5850 क्या आएगा? येलो लाइट। अर्थात ये कलर मीन कलर है। ये कलर जो है ठीक मध्य में आएगा। ठीक मध्य में कौन सा कलर आएगा? येलो कलर आएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक मध्य में अगर पूछा जाए विबग्योर जो है उसके मध्य का कलर कौन सा है, तो येलो कलर है। किसके अकॉर्डिंग? वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे ना।
इसके अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे 3 इधर से निकाल दिए 3 उधर से निकाल दिए बीच में। तो बीचों बीच जो मीन होता है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग क्या होगा, येलो कलर होगा। बात समझ में आया। तो कभी कभी ये पूछता है स्पेक्ट्रम का जो मीन कलर है, मध्य कलर है, वो कौन सा है, तो पीला कलर है। क्यों? क्योंकि 5850 एंगस्ट्रॉम किसका वेवलेंथ है, पीले कलर का वेवलेंथ है। और ये कैसे आएगा, मीन कैसे निकालोगे, जो सबसे लोवेस्ट है सबसे हाईएस्ट, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो तो औसत आ जाएगा, मीन आ जाएगा, बीच वाला आ जाएगा, है ना। तो समझ में आई बात। हाँ, तो येलो कलर इसका मीन कलर है। आगे काम देगा कहाँ, एंगुलर डिस्पर्सन में, कोणीय वर्ण विक्षेपण में ये सब काम देगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बगल हो जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण देखते हैं, फिर बाद में तो टेबल आपको देंगे ही, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। देखिए हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है। कोई प्रिज्म है, ठीक। अब प्रिज्म कोण ये है, ध्यान देना, पतला प्रिज्म है। कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए हम प्रिज्म कैसा लेते हैं, कोई पतला प्रिज्म लेते हैं, ठीक। तो जिसका प्रिज्म कोण ये है, मतलब इसका प्रिज्म कोण छोटा है। अच्छा, तो कोई श्वेत प्रकाश आ रही है, ये कौन सा लाइट है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश ये आ रही है। अब होगा क्या इस श्वेत प्रकाश के साथ, सबसे ज़्यादा विचलित कौन होगा, बैगनी कलर, और सबसे कम विचलित कौन होगा, रेड कलर। सबसे ज़्यादा विचलित होगा बैगनी कलर। जाने का रास्ता ये है, अभिलंब अगर ड्रॉ करें तो इस तरह से अभिलंब ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो अपने जाने वाले रास्ते से विरल से सघन में जा रहा है, हवा से किसी सघन माध्यम में जा रहा है, तो जाने वाले रास्ते से अभिलंब को झुकेगी किरण। तो होगा क्या, चलो ले चलते हैं किरण को। तो ये श्वेत प्रकाश जब जा रहा है तो ये सबसे ज़्यादा विचलित होगा, कौन सा कलर भाई मेरे, बैगनी कलर होगा सर। तो ये बैगनी कलर हो गया सबसे ज़्यादा विचलित, ठीक। अब इसे पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं, ये पर्दा है, स्क्रीन है, पर्दे प्राप्त कर लेते हैं। ये कौन सा कलर आ गया, वायलेट, बैगनी कलर आ गया, ठीक। अच्छी बात है। अब सबसे कम कौन विचलित होगा, रेड कलर, अभी कुछ देर पहले दिखाए थे आपको, ये कलर रेड है, तो रेड क्या होगा, सबसे कम विचलित होगा, ठीक। तो ये देखिए आपका रेड कलर आ गया, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, आप अच्छे समझिए, सबसे अधिक बैगनी विचलित हो गया और सबसे कम रेड विचलित हो गया। चलो इसको हम विचलन कोण निकालें इसका, ठीक है। अब इसका ज़रूरत है नहीं, चाहो तो इसे हटा भी सकते हो, ठीक। आपतन कोण, हालांकि अगर अभिलंब ड्रा किए रहे होगे तो ये आपतन कोण का शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पीछे बढ़ाओ इसको, इसको पीछे बढ़ाओ तो ये अपने रास्ते से, जाने वाले रास्ते से जितना हटा है वो बैगनी का विचलन कोण हो जाएगा। विचलन कोण पीछे हम बताए हैं, ध्यान दो। अब रेड को पीछे बढ़ाओ, ये अपने जाने वाले रास्ते से जितना कोण हटेगा वो रेड का विचलन कोण हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, देख लो। तो देखो ये बैगनी का विचलन कोण कहाँ से कहाँ तक होगा, सर बैगनी का विचलन कोण तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, देख लो। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, बैगनी का विचलन कोण। पूरा जाने का रास्ता ये है, बैगनी यहाँ आ गई है, तो विचलन कोण जो बैगनी का होगा वो डेल्टा भी होगा, डेविएशन एंगल ऑफ वायलेट कलर, विचलन कोण बैगनी का। और रेड का क्या होगा, रेड का तो इतना ही होगा सर, देख लो, रेड का इतना होगा, ये तो होगा क्या, डेल्टा आर। और ये पूरा जो ये दिख रहा है वो कितना होगा जी, ये तो होगा सर डेल्टा भी, ये होगा क्या, डेल्टा भी होगा। बात समझ में आया बैगनी का। अब सबसे ज़्यादा कौन है, सर बैगनी ज़्यादा विचलित हुआ है और आर रेड कम विचलित हुआ है। इसके बीच में आपको कुछ कोण दिखाई दे रहा होगा, फ्रॉम हियर टू हियर। अगर बैगनी वाले विचलन कोण से रेड वाला विचलन कोण घटा दें तो हमको ये कोण मिल जाता है, ये कोण मिल जाएगा कि नहीं। और इसी कोण को कहते हैं थीटा, अर्थात विचलन कोण। इसी को कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण, थीटा। थीटा क्या है, कोणीय वर्ण विक्षेपण है। तो थीटा क्या होता है, समझ में आया। थीटा कुछ नहीं होता महाराज, थीटा होता है सर कोणीय एंगुलर वर्ण विक्षेपण। थीटा इक्वल टू होता है बैगनी का विचलन कोण
माइनस लाल का विचलन कोण। अर्थात देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, बैगनी जाने वाले रास्ते से कोई किरण जितना हट जाती है वो वही विचलन कोण होता है, और लाल का ये हो गया। तो बैगनी वाले में से लाल का घटा दो तो बीच में यही कोण यहाँ से यहाँ तक बचेगा, उसी को कहते हैं थीटा, अर्थात कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये बस इतना ही, हाँ इतना ही हो जाएगा, ये भी सही है। थोड़ा सा और बढ़ा दो, फार्मूला मिल जाएगा। कैसे फार्मूला मिलेगा, देखो बताता हूँ। थीटा का वैल्यू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होगा, कोई शक नहीं है। लेकिन आप अगर याद करो तो पतले प्रिज्म के लिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, डेल्टा बराबर n माइनस 1 इंटू ए, पढ़े थे कि नहीं? पतले प्रिज्म के लिए पिछली क्लास में बताए थे कि विचलन कोण जो होता है पतले प्रिज्म का, मिनिमम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, वो क्या होता है n माइनस 1 इंटू ए या ए एन जी माइनस 1 इंटू ए, यही पढ़े थे। अच्छा, तो कुल मिलाकर जब हम पढ़े थे तो उसी सूत्र से डेल्टा m बराबर जब हम पढ़े थे n माइनस 1 इंटू ए, तो डेल्टा m के स्थान पे डेल्टा v है, तो बैगनी का विचलन कोण क्या हो जाएगा, तो अपवर्तनांक किसका हो जाएगा, बैगनी के लिए, और प्रिज्म कोण तो सबके लिए कॉमन रहेगा। तो चलो थीटा बराबर क्या निकाल लोगे, डेल्टा v के स्थान पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम डेल्टा v निकालें तो हो जाएगा एन भी माइनस 1 इंटू ए। तो डेल्टा v के स्थान पे रख दो एन भी, एन क्या है जी, एन क्या है, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक एन माइनस 1, और हाँ कभी कभी इसे म्यू भी लिखेंगे लोग, तो घबराने वाली बात नहीं, अपवर्तनांक को म्यू या एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये क्या हो गया सर, इंटू ए, डेल्टा v का वैल्यू हो गया सर, ठीक है, बहुत सुंदर लगा, अच्छी बात है। माइनस डेल्टा आर का वैल्यू रखो, तो डेल्टा आर अगर यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, एन आर माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा। तो डेल्टा आर का वैल्यू रखो एन आर माइनस 1, एन आर क्या है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, एन का मतलब यहाँ क्या है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक, इंटू ए हो जाएगा कि नहीं। ये अब ये दोनों में है, कॉमन ले लो, बाकी को हल कर लो। तो ये कॉमन हो गया, बाहर हो गया मान लो, तो ये क्या बचा, ये मान लो कॉमन हो गया। ठीक, चलो ये कॉमन कर लिए, बाकी को हल कर रहे हैं। ये कॉमन कर लिए, बाकी को हल करो, तो एन भी माइनस 1 और माइनस अंदर जाएगा, माइनस एन आर और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो आ गया आपका एन भी माइनस एन आर इंटू क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, थीटा बराबर। तो एक फार्मूला आपका ए आ गया, एक फार्मूला आ गया। अर्थात कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा बराबर क्या होता है, बैगनी रंग का अपवर्तनांक माइनस लाल रंग का अपवर्तनांक इंटू ए। या किसी किसी स्थान पे अगर यही चीज़ ऐसे भी लिखा रहे तो आप घबराइएगा नहीं, बात तो एक ही है। हाँ, ये नहीं कि सर ये तो ये लिखा था, अरे भैया अपवर्तनांक को एन से या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, अब भी आ जाएगा। अर्थात बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक माइनस लाल रंग के लिए अपवर्तनांक इंटू प्रिज्म कोण कर दोगे तो कोणीय वर्ण विक्षेपण आ जाएगा। ये फार्मूला आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर इस पर सवाल एक आग बताइए, बताता हूँ, यहीं लिख लो, एक सवाल लिख देता हूँ। कह दिया कि किसी पतले प्रिज्म से बैगनी रंग के लिए, हम वैल्यू रख दे रहे हैं डायरेक्ट, बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक दिया 1.54, ठीक, और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक दे दिया 1.52, प्रिज्म कोण 10 अंश, प्रिज्म कोण क्या दिया है 10 अंश, पतला प्रिज्म है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बताना है। इस तरह का सवाल आ जाएगा। मैं तो डायरेक्ट वैल्यू लिखा हूँ, लिखेगा कैसे, कहेगा कि बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक 1.54 तथा लाल रंग के लिए अपवर्तनांक 1.52 हो, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजर रहा हो, और बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक 1.54, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक 1.52 और प्रिज्म कोण जो है 10 डिग्री हो, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होगा। तो थीटा बराबर क्या होगा, वैल्यू रख दो इसमें, एन भी माइनस एन आर, एन भी के स्थान पे 1.54 माइनस 1.52 इंटू 10 कर लो, 10 डिग्री का गुणा क्या हो जाएगा 1.54 माइनस 1.52, तो 0.02 गुणे 10 डिग्री
बराबर क्या हो जाएगी 0.2 डिग्री। याद रखना इसका मात्रक क्या होगा, डिग्री ही आएगा, क्योंकि अपूर्णांक का कोई मात्रक होता नहीं और ये प्रिज्म कोण है, इसका मात्रक डिग्री में रहेगा, तो इसका मात्रक क्या होगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण का मात्रक भी डिग्री में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो मैं एक जनरल सवाल दिखा दिया कि ऐसा पूछ लेगा, वो कहेगा श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजर रहा है तो बैगनी रंग के लिए अपूर्णांक 1.63 है, ऐसे कुछ अलग भी दे देगा 1.63, और लाल रंग के लिए अपूर्णांक 1.57 है। तो यदि प्रिज्म कोण 8 अंश हो तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बताइए। लास्ट में क्वेश्चन देंगे, ध्यान दीजिएगा, हाँ तैयार रहिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन होगा कोणीय वर्ण विक्षेपण का, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता बताते हैं, ठीक, वर्ण विक्षेपण क्षमता बताते हैं। जल्दी करिए, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, हो गया, ठीक है। याद रखिएगा थीटा बराबर NV माइनस NR इंटू ए होता है। ओके, हो गया। हो देखिए अब क्या आया, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता को डिनोट करते हैं ओमेगा से, ठीक, किसे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। तो वही वर्ण विक्षेपण क्षमता आपसे पूछ रहा है। वर्ण विक्षेपण क्षमता कुछ होता ही नहीं, बहुत ही सिंपल होता है। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू होता है क्या, अभी थीटा निकाले थे, थीटा अपॉन डेल्टा वाई। सर ये क्या है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्पर्सन, अर्थात कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य कलर के विचलन कोण का अनुपात ही कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है, या वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। फिर से बोल रहे हैं, समझिए, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण अभी यही था, तथा मध्य कलर, मध्य कलर क्या है, मध्य कलर भी बताए ना, पीला कलर है, मध्य कलर के विचलन कोण का अनुपात ही क्या कहलाता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब रही बात मात्रक, मात्रक अभी देख लीजिएगा आप क्या आता है क्या नहीं, ठीक है, मात्रक आता है कि नहीं आता, क्या आता है क्या नहीं, देख लीजिएगा। ओके, चलो इसे और थोड़ा सा खोल सकते हैं। तो डिफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं, हम बोल दे रहे हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या होता है, की क्षमता क्या होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्य कलर, मध्य रंग के विचलन कोण का अनुपात ही कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता या वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक नहीं होता, अभी देखेंगे, ठीक है, मात्रक नहीं होता इसका, ठीक, मात्रकहीन है ये। चलो, तो कोणीय, या ऐसे सीधा सीधा लिखो, काहे लिखें बार बार हम, वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू अभी निकाले तो थे आप, सर थीटा बराबर होता है डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा Y हो जाएगा तब, ठीक है कि नहीं, देख लो, डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा Y, बैगनी रंग का माइनस थीटा का मान यही था ना, डेल्टा V माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा Y, ये भी रख सकते हो और कुछ रख सकते हो। जी हाँ, इसका वैल्यू क्या निकाले हो अभी, सर NV माइनस NR, NV माइनस NR इंटू ए निकाले थे अपान डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का क्या हो जाएगा तब, डेल्टा वाई का हो जाएगा NY माइनस 1 इंटू ए, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो NY माइनस 1 इंटू ए। अब ए से कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला क्या बना, वर्ण विक्षेपण क्षमता इक्वल टू NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। ये क्या हो गया, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का फार्मूला बन गया। अब या ऐसे भी कहीं लिखा रहे तो घबराने वाली बात नहीं, इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे भी लिखा रहेगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपान म्यू वाई माइनस 1। बात तो एक ही है यार, बात तो एक ही है। क्या बात एक ही है, अरे म्यू माने अपूर्णांक और एन माने भी अपूर्णांक, तो इसका मतलब बैगनी रंग का अपूर्णांक माइनस लाल रंग का अपूर्णांक अपॉन येलो रंग का अपूर्णांक माइनस 1। सर येलो रंग का अपूर्णांक क्यों, क्योंकि माध्य कलर येलो रंग है। माध्य कलर कौन सा है, येलो रंग है, ठीक। अब क्या करेगा वो दिया रहेगा आपसे, क्या दिया रहेगा, कहेगा जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो बैगनी रंग का अपूर्णांक, बैगनी रंग के लिए अपूर्णांक 1.57 है और लाल रंग के लिए अपूर्णांक 1.52 है और पीले रंग के लिए अपूर्णांक 1.55 है।
तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगा, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होगा, ओमेगा। एन भी दे दिया एन। देखिए ये सामने आपका क्वेश्चन पड़ा है, इसमें क्या है, बैगनी रंग लाल रंग कह रहा है, जब श्वेत प्रकाश पतले प्रिज्म से गुजरता है तो बैगनी रंग लाल रंग तथा पीले रंग के लिए अपूर्णांक क्रमशः दिया है, ए दिया है। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बताना है, वर्ण विक्षेपण क्षमता बताना है। प्रिज्म कोण दिया है 10 डिग्री, प्रिज्म कोण कितना दिया है 10 डिग्री दिया है। तो इसको सॉल्व हम करते हैं, आप रोक के अपने से करिएगा, ठीक। दोनों बात बताना है, वर्ण विक्षेपण क्षमता और कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो क्या होगा, देखो क्या दिया है, एन बैगनी दिया है सर, बैगनी का हाँ 1.71 और एन आर दिया है, लाल का पूर्णांक 1.58। इसके बाद क्या दिया है, एन येलो दिया है 1.65, ठीक। अब प्रिज्म कोण दिया है 10 डिग्री। हम क्या निकालना है, वह कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो थीटा बराबर क्या होता है सर, एन भी माइनस एन आर इंटू क्या होगा, ये होगा, सीधी सी बात है, लगा लो। तो क्या हो जाएगा, एन भी क्या है सर 1.71 माइनस एन आर क्या है 1.58 इंटू क्या हो जाएगा सर 10 डिग्री। तो सॉल्व करो, थीटा का मान क्या आ जाएगा, 1.71 में से 8 घटाओ, 11 में 60 गए 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ क्या बचा 6 में से 5 गए 1 हो जाएगा, 1 से 1 गया काम ख़त्म। इसका मतलब 0.13 गुणे 10 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा 1.3 डिग्री, अर्थात 1.3 डिग्री किसी में है, ये इसी में है, अर्थात यही सही हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ओमेगा भी निकाल लो, ओमेगा भी निकाल लो सर, ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा बराबर क्या होता है एन भी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस 1, यही होता है। तो चलो निकाल लेते हैं, एन भी माइनस एन आर अभी निकाल लिए हो, यही तो थीटा है। तो आगे फिर से हल करने की क्या ज़रूरत है, 1.3 नहीं है, एन ये का मल्टीप्लाई है इसलिए 1.3 आया, एन भी माइनस एन आर इतना आया है। हालांकि रख देते हैं एक बार, नहीं तो आप कहोगे कि सर रखे नहीं। चलो ये हो गया एन भी माइनस एन आर, एन भी माइनस एन आर हो गया, एन वाई माइनस 1, एन वाई क्या है 1.65 माइनस 1, तो रख दो वैल्यू क्या हो जाएगा 1.71 माइनस 1.013 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 घटाओगे 0.65, तो क्या आ जाएगा सर, ये तो आ जाएगा 13/65। तो क्या आ जाएगा, कटा दो 13×5 65, 1/5 0.2 डिग्री आ गया, सॉरी 0.2 डिग्री नहीं, मात्रक नहीं होता है इसका, 0.2 आया है, देख लो आया ना 0.2, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से लगेंगे सवाल, समझ में आया बात, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, अगर ऐसा आया तो ऐसे लगा देंगे सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर हम आगे बढ़ाते हैं, आप स्क्रीनशॉट देखिए, बहुत ही खास टेबल है, बहुत खास और इतना इम्पॉर्टेंट है मत पूछिए। ये आपको हम सी मेथड से आपके बताने जा रहे हैं, याद कराने जा रहे हैं सब कुछ सी मेथड से। कैसे याद कराएंगे देखिएगा, क्या बताने जा रहे हैं सर, देखिए सबसे पहली बात कि तरंग दैर्ध्य जो आपने 7 कलर पाया है, VIBGYOR विब्ग्योर, इसमें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका है, सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका है, ये पूछता है। तो अभी हमने बताया था लेमडा भी सबसे 3900 एंगस्ट्रॉम होता है, और लेमडा आर क्या होता है, सबसे अधिक 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। सबसे ज़्यादा लाल का तरंगदैर्ध्य, सबसे कम किसका, बैगनी का। तो तरंगदैर्ध्य लाल का क्या होगा, मैक्सिमम होता है, और बैगनी का क्या होता है, मिनिमम होता है। बैगनी का मिनिमम होता है और लाल का मैक्सिमम होता है। चलो दूसरी प्रॉपर्टी ले आते हैं। तो चाल बताइए किसका क्या होता है, चाल किस रंग का चाल अधिक, किसका चाल कम। तो देखिए V प्रोपोर्शनल टू लेमडा आप पढ़ते हैं, V प्रोपोर्शनल टू लेमडा बताए हैं पहले, अपवर्तन से लेकर अगर क्लास आप कर रहे होंगे तो ये सब आपको बातें समझ में आएंगी। चाल अधिक तो लेमडा अधिक, लेमडा अधिक तो चाल अधिक, इसका मतलब तरंगदैर्ध्य अधिक है, इसका मतलब चाल अधिक होगा, सीधी सी बात है।
तो मैक्सिमम किसके लिए होगा? जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक उसी का चाल अधिक। देख लो, तरंगदैर्ध्य अधिक तो चाल अधिक होगा। तो लाल का तरंगदैर्ध्य अधिक है इसलिए चाल भी अधिक होगा। बैगनी का तरंगदैर्ध्य कम है इसलिए चाल भी कम होगा। चलिए ये भी बातें समझ में आ गई सर, अच्छा है। इसके बाद एक डिब्बा छोड़ते हैं, अभी बाद में बात करते हैं। इसके बाद ये डिब्बा ले लेते हैं। ये डिब्बा में क्या भरेंगे? देखो हम समझाते हैं क्या भरिए। इसमें अपूर्णांक भर दीजिए। क्या? अपूर्णांक, मतलब किस कलर के लिए, इन सातों में से किस कलर के लिए अपूर्णांक सबसे अधिक, किसके लिए अपूर्णांक सबसे कम। तो मेरे पास और भी बातें हैं। देखो n अपूर्णांक क्या था? व्युत्क्रमानुपाती भी। अपूर्णांक व्युत्क्रमानुपाती भी होता है कि नहीं? पढ़े थे ना पहले हम लोग, ये वाला टॉपिक पढ़े थे पहले। तो जिसका चाल अधिक उसका अपूर्णांक कम, जिसके लिए चाल कम उसके लिए अपूर्णांक अधिक। तो चाल अधिक है किसके लिए? लाल के लिए। अपूर्णांक लाल के लिए क्या होगा? कम, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है चाल और अपूर्णांक में, उल्टा संबंध होता है। और किसके लिए अधिक होगा? जिसके लिए चाल कम होगा उसके लिए अपूर्णांक अधिक होगा। वैसे भी आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा किसे मोड़ा गया है? बैगनी को, तो बैगनी के लिए अपूर्णांक अधिक है। और सबसे कम किसे मोड़ा गया है? लाल को, तो उसके लिए अपूर्णांक कम है। अब विचलन कोण बताइए। विचलन कोण, तो विचलन कोण सबसे ज़्यादा किसका, कौन विचलित हुआ है? बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित हुआ है, इसका विचलन कोण सबसे ज़्यादा आएगा। लाल सबसे कम विचलित हुआ है तो इसका विचलन कोण सबसे कम आएगा। तो लाल का मिनिमम आएगा और बैगनी रंग का क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। ठीक। अब आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति किस कलर की अधिक होती है, किस कलर की कम होती है? तो आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। जिस रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा उसकी आवृत्ति कम, जिस रंग का तरंगदैर्ध्य कम उसकी आवृत्ति ज़्यादा। तरंगदैर्ध्य मैक्सिमम यहाँ है तो मिनिमम यहाँ हो जाएगा, और मिनिमम यहाँ है तो मैक्सिमम यहाँ हो जाएगा। ठीक सर, एक डिब्बा छोड़ दिए हैं, इसको भी भर दीजिए। तो खाली स्थान भरो। क्रांतिक कोण, क्या? क्रांतिक कोण किस कलर के लिए क्रांतिक कोण अधिक, किसके लिए क्रांतिक कोण कम? तो अगर क्रांतिक कोण में आपने देखा हो तो विरल के सापेक्ष सघन का अपूर्णांक बराबर 1/sin c होता है, या sin c बराबर 1/विरल के सापेक्ष सघन का अपूर्णांक। विरल मतलब वायु के सापेक्ष दुनिया का सबसे विरल माध्यम वायु है। तो अगर ये Ng लिया जाए तो इसका मतलब विरल के सापेक्ष किसी का अपूर्णांक एयर के सापेक्ष लेते हैं, तो उस माध्यम का अपूर्णांक क्रांतिक कोण के साथ कैसा संबंध रखता है? उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध रखता है। तो इसका मतलब जिसका अपूर्णांक ज़्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण कम होगा। तो अपूर्णांक जिसका ज़्यादा होगा उसके लिए क्रांतिक कोण कम आएगा, और जिसके लिए अपूर्णांक कम आएगा उसके लिए क्रांतिक कोण अधिक आएगा। ये हो गया टेबल तैयार आपको। अब मज़ेदार बात है सर, टेबल तो आप समझाए मान लीजिए, लेकिन याद कैसे हो? तो चलो हम याद करा देते हैं। ये सब नाटक हटाते हैं, इसे याद कराते हैं सी मेथड से। अब इसको हम याद कराएं क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है याद कराना। तो याद कराइए सर। चलो आज के बाद भूल के दिखाओ, मास्टर याद करा रहा है तुम्हें। देखो छह प्रॉपर्टी होंगे, 6 देख लो। तो डी सी जे 3, ये तीनों देखो, ए से ले यहाँ से लेकर यहाँ तक तीनों, ये तीनों एक साथ याद कर लेना है, ये तीनों एक साथ याद कर लेना है, काम खत्म। और दोनों नहीं याद करना होता। जब कभी भी पढ़ने का एक तरीका होता है कि दो चीज़ें एक दूसरे को उल्टा हों तो उन्हें दोनों नहीं याद करना है, नहीं कन्फ्यूजन होगा। एक याद करो। अगर लाल को याद कर लें तो बैगनी जस्ट उसका उल्टा है, क्योंकि एक सिरे पे लाल दूसरे सिर्फ बैगनी है, छोर पर हैं लोग। तो अगर लाल याद हो गया तो बैगनी अपने आप उसका उल्टा होगा। तो आप या तो बैगनी याद कर लो या तो लाल याद कर लो। ठीक, चलो हम तो एक याद कराएंगे, तो हम लाल याद कराने चल रहे हैं, बैगनी आप अपने आप उल्टा समझ लेंगे। तो आइए कैसे याद करोगे? तो देखो, तरंगदैर्ध्य चाल क्रांतिक कोण, बस तरंगदैर्ध्य चाल क्रांतिक कोण मैक्सिमम है। देख लो, मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। लाल का केवल याद करो, बैगनी भूल जाओ, बैगनी नहीं देखना है। बैगनी के आगे हम खड़े हो जाते हैं, नहीं दिखोगे अब। हाँ तो देखो, तरंगदैर्ध्य चाल क्रांतिक कोण, लाल का क्या है? मैक्सिमम मैक्सिमम, और बाकी तीनों अपूर्णांक विचलन कोण आवृत्ति मिनिमम मिनिमम मिनिमम। तो सीधी सी बात है, 6 प्रॉपर्टी है, लाल रंग को
याद कर लेंगे, लाल रंग आराम से याद हो जाएगा। लाल रंग का क्या होगा, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, चाल सबसे अधिक, क्रांति कोण सबसे अधिक मैक्सिमम, और बाकी तीनों मिनिमम होगा। क्या, अपवर्तनांक, विचलन कोण, आवृत्ति मिनिमम होगा। किसके लिए, लाल रंग के लिए। आराम से याद हो जाएगा। सर नहीं याद होगा, रुको हम फोड़ते हैं कपार तो याद होगा ना। हाँ, तरंगदैर्घ्य मतलब समझते हो, तरंगदैर्घ्य माने हलचल, विक्षोभ। तरंग मतलब क्या होता है, हलचल या विक्षोभ, जहाँ हलचल या विक्षोभ होता है। हलचल विक्षोभ क्या है, कहीं बम फटा, हलचल हुआ, विक्षोभ हुआ तो लोग धीरे धीरे चलेंगे, तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम हो जाएगा, हलचल बहुत ज़्यादा हो जाएगा वहाँ, और चाल भी लोगों का बढ़ जाएगा, और बम फूटेगा तो खून निकलेगा, लाल लाल, क्रांति मच जाएगी वहाँ। तो लाल लाल खून अर्थात लाल रंग का सब कुछ अधिक, क्या, क्रांति मची, बहुत से ज़्यादा क्रांति मच रही है, परिवर्तन करने के लिए क्रांति लोग कर रहे हैं, तो वहाँ हलचल मच रही है, हलचल बहुत ज़्यादा होगी, और चाल भी बहुत ज़्यादा होगी, लोग धीरे धीरे नहीं चलेंगे। तो क्रांति मची, चाल, तरंगदैर्घ्य, लाल, फूटेगा कपार तो खून निकलेगा लाल लाल। तो क्रांति, चाल, तरंगदैर्घ्य सब लाल के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, बाकी तीनों मिनिमम होगा, काम खत्म। अपवर्तनांक, विचलन कोण, आवृत्ति मिनिमम। बस लाल रंग का याद करो तो आपका काम हो जाएगा। लाल रंग का क्या, चाल, लाल की चाल, हैं, लाल की चाल, तरंगदैर्घ्य, क्रांति कोण, अधिकतम, मैक्सिमम, और अपवर्तनांक, विचलन कोण, आवृत्ति मिनिमम। अगर इतना याद है तो एग्जाम में क्या पूछेगा, कहेगा निम्नलिखित में से किस कलर के लिए विचलन कोण अधिकतम होगा, ऐसे पूछेगा। तो हमको नहीं पता अधिकतम विचलन कोण पूछ रहा है, हमें दिमाग में लाना है कि लाल रंग का विचलन कोण क्या होता है। तो लाल रंग का विचलन कोण तो न्यूनतम होता है, तो इसका मतलब अगर लाल का न्यूनतम होता है तो इसका दुश्मन वाला दूसरा पहलू, लाल का उल्टा बैगनी, इसका मतलब लाल के लिए अगर न्यूनतम होता है तो अधिकतम बैगनी के लिए होगा, सीधी सी बात। तो बैगनी के लिए अधिकतम हो गया। अगर पूछा किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो हमें लाना है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य तो सर अधिकतम होता है। जब लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है तो न्यूनतम किसका होगा, बैगनी का होगा। तो बैगनी की याद नहीं करना है, लाल के सहारे ही बैगनी का उत्तर मार देंगे, लेकिन ये कि याद होना चाहिए, लाल याद है तो बैगनी हो जाएगा। किस रंग के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है, तो याद दिमाग में लाओ कि लाल रंग का क्रांतिक कोण क्या होता है। तो लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण सबसे अधिक होता है, तो सबसे कम किसके लिए होगा, उसका दूसरा वाला हिस्सा क्या है, बैगनी, बैगनी के लिए सबसे कम होगा। बात समझ में आया। तो एक लाल रंग याद करोगे तो बैगनी का उत्तर अपने आप मान लोगे। ठीक, लाल रंग के लिए 6 गुण याद करो, तरंगदैर्घ्य, चाल, क्रांतिक कोण, अपवर्तनांक, विचलन कोण, आवृत्ति। सी मेथड पूरा क्रम से बनाया हूँ, देखो 3 3 6 ठो है, 3 अधिकतम 3 न्यूनतम। केवल लाल रंग याद करो, बैगनी अपने आप फ्री, एक के साथ एक फ्री, बोरो प्लस का जुड़वा ऑफर। ठीक है, तो इसे याद करो। ठीक, अभी हम मेरी इसे बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस पर हर एक कंपटीशन में सवाल आता है, चाहे ये एसएससी, रेलवे, ये दुनियादारी वाली कंपटीशन भी और बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है वो उसमें भी आता है, हाई स्कूल, इंटर सब में आता है, और आईआरटी, पॉलिटेक्निक, नीट, मेडिकल जो भी है सब में आता है। तो ये से क्वेश्चन सब में आता है। गलती कैसे होता है, लोग दोनों याद रखते हैं, और दोनों याद रखोगे तो समस्या ही होगा। एक प्रॉपर्टी पकड़ो, ये लाल रंग पकड़ो, और लाल रंग की 6 प्रॉपर्टी क्या होती है याद कर लो, बैगनी उसका उल्टा होगा, काम खत्म, आंसर आराम से मान लोगे। ठीक, अब तो याद हो गया। लाल रंग का चाल, क्रांतिक कोण, तरंगदैर्घ्य अधिकतम, अपवर्तनांक, विचलन कोण, आवृत्ति मिनिमम, और जिसके लिए लाल अधिकतम उसके लिए बैगनी मिनिमम, और जिसके लिए लाल मिनिमम उसके लिए बैगनी मैक्सिमम, काम खत्म। लाल को उल्टा बैगनी है, कोई दिक्कत नहीं। सी मेथड तैयार, इसे बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ। देखिए, पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था, √2 अपवर्तनांक वाले किसी समबाहु प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन था, लेक्चर नंबर 24 में पहला क्वेश्चन था जो हमने दिया था, और आप में से बहुत से लोग आंसर ही नहीं दिए पाए, दूसरे का तो कुछ लोग दिए और पहले का नहीं दे पाए। और देखो हुआ क्या कि पतला प्रिज्म पढ़ा रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन तो सामान्य प्रिज्म का था, समबाहु प्रिज्म लिख रहा है। और समबाहु प्रिज्म का मतलब समझो, समबाहु प्रिज्म का मतलब होता है कि प्रत्येक कोण 60 अंश होगा, तब ना समबाहु होगा, प्रत्येक कोण 60 अंश होगा। ठीक है, समबाहु प्रिज्म मतलब प्रत्येक कोण 60 अंश है। तो ये वाला कोण तो हमारा प्रिज्म कोण है सर, मान लो।
प्रिज्म कोण, इसका मतलब प्रिज्म कोण कितना है 60 अंश है। और प्रिज्म कोण अगर 60 अंश है तो पतला प्रिज्म नहीं है। पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 15 अंश से ज़्यादा नहीं ले सकते आप। तो कौन सा है? ये मोटा प्रिज्म है। तो मोटे प्रिज्म के फार्मूले से आएगा, पतले प्रिज्म का फार्मूला ना लगाओ। और आप लोगों ने क्या किया, सर पतला प्रिज्म आप पढ़ा रहे थे इसलिए वही लगा दिए। तो ये इसीलिए तो हम दिए थे कि आप गलती यहाँ करो, ताकि आपको दोबारा जीवन भर न ये भूले कि ये फार्मूला केवल अप्लीकेबल है पतले प्रिज्म के लिए। पतले प्रिज्म के लिए ही केवल ये फार्मूला यूज होगा, जबकि प्रिज्म कोण आपका 15 अंश से अधिक नहीं होगा। अर्थात इतना 60 अंश 70 अंश बड़े बड़े प्रिज्म कोणों के लिए ये फार्मूला नहीं यूज होगा। ठीक है, 15 अंश 16 अंश 14 अंश 12 अंश ठीक है, चल जाएगा काम। लेकिन बड़े प्रिज्म कोण के लिए, पतले प्रिज्म के लिए ही लागू होगा। बड़े प्रिज्म अधिक कोण वाले प्रिज्म कोण के लिए फार्मूला नहीं यूज होगा। समझ में आ गया बात? ओके, तो ये फार्मूला तो नहीं लगेगा। तब सर कौन सा लगेगा? अरे पहले जो पढ़ाए थे उसके तुरंत आ जाएगा। सर n बराबर √2 है, ठीक। प्रिज्म कोण क्या है? 60 अंश है। तो n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन a/2, यही हो जाएगा। n का वैल्यू √2 साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन 60 अंश अपान 2। बोलो सही है? ये 60 अंश अपान 2 साइन 30 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई √2 इंटू साइन 30 बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m अपान 2। साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m अपान 2 और 1/2 √2 अपान इंटू 1/2 क्या हो जाएगा? ये पता है? पता है कि नहीं पता है? इसे क्या लिख सकते हैं? 1/√2 लिख सकते हैं। इसे 1/√2 लिख सकते हैं। चलो लिख के दिखाता हूँ। देखो ऐसे √2 अपान 2 है, तो 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो। 1 √2 कट जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। ठीक, हाँ। तो 1/√2 बराबर आ गया साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m अपान 2। अब इसका क्या होगा? साइन 45 का वैल्यू है सर, साइन 45 डिग्री बराबर साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m अपान 2। ठीक, साइन साइन गया तो क्या आ जाएगा? 45 डिग्री 60 अंश प्लस डेल्टा m अपान 2। 2 का मल्टीप्लाई 90 डिग्री और 60 पक्षांतर 60 डिग्री बराबर डेल्टा m। तो डेल्टा m बराबर क्या आ गया? 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ही शायद हमने बनाया था। ठीक है, समझ में आ गया? आप लोग अच्छा पकड़ रहे थे, लेकिन आप पतला प्रिज्म लगा दिए, बस ये गेम फंस गया। क्योंकि हम पतला प्रिज्म लिखे नहीं है, और आप ये भी समझिए कि प्रिज्म कोण इतना ज़्यादा है तो पतला हो ही नहीं सकता। ठीक, पतले प्रिज्म का फार्मूला यहाँ नहीं यूज होगा। ठीक, सामान्य प्रिज्म लगाएंगे। कोई शक? बना लो, इसे बना लो, फिर आज का सवाल देते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। आशा करता हूँ इसका आंसर आप ज़रूर आप कमेंट में देंगे। देखिए पूछा क्या है? कोणीय वर्ण विक्षेपण पूछा है और वर्ण विक्षेपण क्षमता पूछा है। हमने आपको बता रखा है, अर्थात थीटा पूछा है और ओमेगा पूछा है। अगर आपने लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा तो पक्का है इसका उत्तर आप दे पाएंगे। ठीक, तो इस सवाल का उत्तर कमेंट में दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद।